Good morning, everyone. Good morning, Kamini. Good morning, Krishna. Good morning, Kashish. Good morning, Soumya. Good morning, Kashish. Good morning, Vaishnavi. Good morning, Sneha. Good morning, Shivani. सॉरी कल टेस्ट हो नहीं पाया था। ठीक है, मैंने फिर बाद में इन्फॉर्म कर दिया था आपको। तो कल कोई भी टेस्ट नहीं होता, तो कल वाले जो टेस्ट हैं वो आज आज होंगे 5 बजे और 6 बजे। गुड मॉर्निंग तनु। और बाकी आप आगे का भी रिवाइज करके रखो पूरा एनिमल किंगडम तक, ठीक है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स बड़े हैं। गुड मॉर्निंग दिव्या। तो जैसे कल का आपको टाइम मिल गया, अब आज नहीं, इवनिंग में आज मे बी क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, इवनिंग में मैं अभी थोड़ा बाहर ही हूँ। ठीक है, तो मैं अभी मॉर्निंग में ले रहा हूँ 1-2 दिन। अभी कल या फिर परसों से इवनिंग में लूंगा। कल से मैं मोस्ट प्रोबेबली लूंगा। ठीक है, तो आज आज 2 ही टेस्ट रहेंगे आपके। और बाकी आप आगे का अपना रिवाइज कर लो। ठीक है, एनिमल किंगडम तक रिवाइज करके रख लो। तो आज का आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया है सभी को, तो इसलिए जो है अपना एनिमल किंगडम तक जो है अपना रिवीजन करके रख लेना। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो फिर आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी केमिस्ट्री का करते हैं कंप्लीट ये चैप्टर। कितना रह गया है? अभी तो रह गया है थोड़ा, लगभग 20% तो रह गया है। ठीक है, ठीक है, वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो कल हमने जो है रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स के बारे में पढ़ा था, अपना लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो रेडियल नोट्स का फॉर्मूला जो था ये आप याद कर लेना, मैंने आपको बता दिया था, n-l-1। ठीक है, तो कोई भी मान लो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिया जाता है या एल की वैल्यू दे दी जाती है साथ में, या नहीं भी दी जाती है साथ में, तो आप जो है रेडियल नोट निकाल सकते हो सिर्फ अगर आपको एन की वैल्यू पता है। क्योंकि एन मान लो क्या है, अगर मान लो एन एन की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो एन की वैल्यू अगर 3 है तो एल जो है, मतलब हाँ एल की वैल्यू वैसे चाहिए होगी, क्योंकि एल की वैल्यू हमको देनी पड़ेगी। ठीक है, या नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि 0 से लेके n-1 तक टोटल एल की वैल्यूज होती हैं, तो वही आपको एल की वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो अब वो जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो एक आपका फॉर्मूला ये हो गया n-l-1, ये आपकी रेडियल नोट्स का फॉर्मूला होता है, और ये वाला होता है एंगुलर नोट्स का फॉर्मूला। एंगुलर नोट का मतलब ये है कि जहां पे लाइक तीसरा जो एक्सिस है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है जो आपका प्लेन होता है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, वहां वो जो नोड होती है वो एंगुलर नोड होती है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स अब हम पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर देखा भी था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका रेस्पेक्टिव ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी और जो साइज होगा वो उतना ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है वेरिएशन आएगा, उसको आप समझेंगे। तो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइंड सोली बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये हम ऑलरेडी 2 बार ये चीज डिस्कस भी कर चुके हैं। जो हाइड्रोजन एटम होता है या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जैसे होती हैं, यानी कि हीलियम डाई पॉजिटिव हो गया, बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव हो गया। ठीक है,
और उसी तरीके से लिथियम के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हो, तो वहां पर जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे करती है। क्योंकि ऐसा है, क्योंकि वहां पर क्या है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन में आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताओगे, एंड वहां पर जो सबशेल होता है वो एक ही सबशेल होता है, और उसके अंदर जो ऑर्बिटल होता है वो भी एक ही ऑर्बिटल होता है। तो वहां पे एल की वैल्यू चेंज होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो उनमें क्या होता है, एन पर तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन साथ में एल पर भी डिपेंड करता है। एल पर कैसे डिपेंड करेगा कि मान लो आपकी एल की वैल्यू 0 है, तो मतलब जो आपका सबशेल होगा कौन सा होगा, एस सबशेल होगा, यानी कि ऑर्बिटल जो बनेगा वो एस सबशेल का ऑर्बिटल बनेगा। या मान लो एल की वैल्यू अगर 1 है, तो 1 का मतलब हो गया कि पी सबशेल होगा और उसी का पी ऑर्बिटल भी होगा आपके पास। तो यहाँ पर एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। मान लो आपके पास 2s है और 2p है, तो वो अलग अलग हो सकते हैं। 3s है, 3p है, 3d है, इन सब की अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में सिर्फ और सिर्फ एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा एनर्जी जो है, और बाकी जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो है उसमें आपका एन और एल, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, दोनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो दस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस एज फॉलोज। तो ये आपको हाइड्रोजन एटम की यहाँ पर ये दी है, एनर्जी के बारे में इन्होंने दिया है, ज्यादा आगे तक लेके नहीं गए ये, 4f तक लेके गए हैं। ठीक है। तो 1s is less than 2s is equal to 2p is less than 3s is equal to 3p is equal to 3d is small is less than 4s is equal to 4p is equal to 4d is equal to 4f। ठीक है। तो इस तरीके का लाइक ये जो है एनर्जी पैटर्न यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2s और 2p की जो एनर्जी लेवल्स हैं हाइड्रोजन एटम के केस में वो सेम है, यानी कि इक्वल का साइन दिया है। उसी तरीके से 3s 3p और 3d इनका भी सेम है। ठीक है। उसी तरीके से 4s 4p और 4d और 4f इनका भी सेम है। ठीक है। तो आप एक चीज यहाँ पर ये देख रहे होगे कि जो आपका सबशेल होता है या जो ऑर्बिटल होता है, यानी कि sp-df, वो अगर किसी एक मतलब सिंगल क्वांटम नंबर के हैं, तो उन सबकी एनर्जी बराबर होगी। ठीक है। क्योंकि मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर मतलब एस पी डी या एफ में से मान लो किसी में भी जाएगा, मतलब जाएगा ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो एस में ही रहेगा। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो फिलिंग हम करते हैं इलेक्ट्रॉन की वो एस में करते हैं, उसके बाद पी में करते हैं, तो वो एस में ही रहेगा। तो पी डी और उनकी एनर्जी अगर मान लो ज्यादा भी है तो उसका कोई सेंस नहीं होता, तो इसलिए हमने लिख दिया कि भाई इन सबकी जो एनर्जी है वो बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है हाइड्रोजन के केस में कि जो सेम क्वांटम मतलब सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जो आपके सबशेल या ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी बराबर होगी। 2s 2p होता है तो 2s 2p की सेम हो गई। 1s में 1 में आपका सिंगल ही होता है, यानी कि एस सबशेल या एस ऑर्बिटल ही होता है, तो 1 का तो सिंगल हो गया। 2s 2p में दो होते हैं, 3s 3p में आपके और 3d ये तीन हो गए आपके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एल की वैल्यू जो होती है वो कितनी, टोटल जो एल की वैल्यूज होती है वो एन के बराबर ही होती है, जो कि 0 to n-1 जाती है। तो 0 का मतलब एस और 1 का मतलब पी एंड 2 का मतलब डी हो गया। ठीक है। तो 3s 3p 3d इन सबकी एनर्जी जो है बराबर होगी। तो ये हाइड्रोजन के एटम में आपको ध्यान रखना है। ठीक है। Although the shapes of 2s and 2p orbitals are different, an electron has the same energy when it is in the 2s orbital as when it is present in 2p orbital। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 2s 2p ऑर्बिटल की शेप तो यहाँ पर डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम के केस में 2s और 2p ऑर्बिटल की वो सेम है। ठीक है। तो सेम एनर्जी हो गई। द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कभी कभी सीधे डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो इसको प्लीज आप हाईलाइट करके रख लेना कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि द ऑर्बिटल्स पोजेसिंग सेम एनर्जी लेवल या हैविंग सेम एनर्जी लेवल आर नोन एज, क्या बोलते हैं उनको, तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है। तो the 1s orbital in a hydrogen atom, as said earlier, correspond to the most stable condition and is called the ground state। तो ग्राउंड स्टेट में आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका सबसे पहला वाला जो ऑर्बिटल यानी कि 1s वाला जो ऑर्बिटल है उसमें होगा, एंड एन इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन दिस ऑर्बिटल इज मोस्ट स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। और इसमें क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियस का मतलब जो न्यूक्लियस का जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सबसे ज्यादा होता है, मतलब प्रोटॉन जो है वो सबसे ज्यादा फोर्स यहाँ पर लगा रहे होंगे जो इलेक्ट्रॉन आपका 1s ऑर्बिटल में होगा, क्योंकि 1s वाला ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास है। ठीक है। क्योंकि वो n इक्वल टू 1 वाले शेल में यानी कि के शेल में, और के शेल आपका सबसे पास होता है।
and the electron residing in this orbital is most strongly held by the nucleus. An electron in the 2s 2p or higher orbital in a hydrogen atom is in excited state. ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या है कि अगर 1s से 2s में पहुंचा रहे हैं, 2p में पहुंचा रहे हैं या 3s 3p में पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर रखा है, एक्साइट कर रखा है उसको एनर्जी देके। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो 1s की आपकी क्या होगी, मतलब कम होगी। फिर ऊपर क्या कर रहे हो आप, उसको एनर्जी देकर आपने ऊपर पहुंचाया, यानी कि उसमें आपने और एनर्जी ऐड कर दी, तो उसका जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितना आप ऊपर एन की वैल्यू ऊपर बढ़ती जाएगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो वैसे वैसे ऑर्बिटल्स की जो वैल्यू है एनर्जी की वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने देख सकते हो एक मतलब लेवल जैसा ये ग्राफ बनाया हुआ है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे 3s 3p 3d ये सेम लेवल पे, मतलब इन तीनों की एनर्जी बराबर है। 2s 2p ये सेम लेवल पे, तो इनकी एनर्जी बराबर है। और ये 1s है तो इसकी सबसे कम है। तो इस एनर्जी लेवल डायग्राम से आप ये चीज को याद भी कर सकते हो कि पहले 1s आया, फिर 2s 2p साथ में होंगे, फिर 3s 3p 3d साथ में होंगे, और ऊपर अगर यहाँ पर और कुछ होता तो यहाँ पर फिर आ जाता आपका 4s 4p 4d 4 है, ठीक है। ये चार आपके साथ में आते हैं। उसके बाद मान लो पांचवा भी कोई अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो फिर वो आपके साथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो यहाँ पर ये लिखा भी है 2.16 फिगर जो है कि एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द फ्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल्स ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। पहला वाला जो केस आपको दिया है ए वाला, जो भी मैंने आपको बताया वो हाइड्रोजन एटम के लिए, और बी वाला जो है वो आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, उसको अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में देखोगे 2s 2p का एनर्जी लेवल सेम नहीं है, 2s 2p अलग है, 3s 3p अलग है, उसके बाद 3d अलग है, 4s अलग है, सबके एनर्जी लेवल लगभग अलग अलग, ठीक है। तो आगे चलते हैं। The energy of an electron in a multi-electron atom, unlike that of a hydrogen atom, depends not only its principal quantum number but also on azimuthal quantum number. ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जो होता है, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में एनर्जी का जो लेवल है, एनर्जी का जो लेवल है वो यहाँ पर किस किस पे डिपेंड करेगा, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे डिपेंड करेगा, n, ठीक है, बट ऑल्सो ऑन इट्स एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि सबशेल वाले नंबर पे भी डिपेंड करेगा कि s सबशेल है, p सबशेल है, d सबशेल है, इस तरीके से। That is, for a given principal quantum number s p d f have all have different energies. अगर मान लो मेरे पास 3 है, n इक्वल टू 3 है, तो n इक्वल टू 3 में मेरे पास अलग अलग सबशेल जो हैं, जैसे कि s हो गया, p हो गया, d हो गया, तो s p d की एनर्जी मेरी अलग अलग होगी एक सिंगल क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर within a given principal quantum number the energy of orbital increases in the order within a given principal quantum number the energy of orbital increases in the order s p d f। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका ऑर्डर है। अगर मान लो n की वैल्यू आपने फिक्स कर दी है, n की वैल्यू मान लो आपने 4 कर दी, ठीक है, और 4 में आप देखना चाहते हो जो सबशेल है एसपीडीएफ उनकी एनर्जी का लेवल किस तरीके से इंक्रीज होता है, तो s की एनर्जी सबसे कम होगी, p की उससे ज्यादा, d की उससे ज्यादा और f की उससे ज्यादा। यानी कि ऑर्बिटल का नंबर जैसे जैसे l की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। s का मतलब क्या, l की वैल्यू 0, p का मतलब l की वैल्यू 1, d का मतलब l की वैल्यू 2 और f का मतलब l की वैल्यू 3। तो जितनी ज्यादा l की वैल्यू उतना ज्यादा यहाँ पर आपके सबशेल की जो एनर्जी लेवल है उतना ज्यादा होता है, ठीक है। तो फॉर हायर एनर्जी लेवल दीज डिफरेंसेस आर सफिशिएंटली प्रोनाउंस्ड एंड स्टैगरिंग ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी में रिजल्ट, ठीक है। 4s इज लेस देन 3d, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई मतलब अगर हायर एनर्जी लेवल्स हमारे पास रहते हैं तो वहां पे क्या है, मतलब ये जो डिफरेंसेस है वो आपके इतने ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब ये है कि आगे पीछे ये हो सकते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है 4s इज लेस देन 3d, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4s का एनर्जी लेवल जो है वो आपका 3d से कम होगा, लेकिन एक्चुअली में मतलब अगर हम इसी कन्वेंशन रूल को फॉलो करेंगे तो 4s और ये 3d है, तो 4s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 है और यहाँ पर 3d में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। तो यहाँ पर 4 ज्यादा है 3 से, इसका मतलब एक्चुअली में जो होना चाहिए था वो कुछ ऐसा होना चाहिए था। एस या डी तो बाद में कंसिडर करेंगे, पहले तो हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिसाइड करना होता है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसका एनर्जी लेवल ज्यादा। एसपीडीएफ की तो बाद में बात करते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर के एनर्जी लेवल्स में जाते हैं, तो ये थोड़ी सी जो गड़बड़ी है वो हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये होता इसलिए है क्योंकि भाई हम ऐसा तो सोच रहे हैं कि भाई फोर्थ वाला जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 से बड़ा है, इसलिए उसका जो एनर्जी लेवल है वो उससे ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा फैक्टर आ जाता है वो यहाँ पर एस और डी का फैक्टर आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक्चुअली में फोर्थ वाले में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फोर्थ है और जो 3 है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए,
ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। लेकिन जब हमने एस और डी को कंसीडर करा, एस और डी को, तो यहाँ पर आपको पता है डी वाले ऑर्बिटल की जो, या डी वाला जो सबशेल है उसके ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। तो इन दोनों का जब हम कंबाइंड इफेक्ट लगाते हैं यहाँ पे, तो 4s की जो ओवरऑल एनर्जी है वो यहाँ पर 3d से कम हो जाती है। ठीक है, मतलब ये है कि इस चीज का जो प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है, इस चीज का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो काफी ज्यादा है इसके कंपैरिजन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमें ये कंक्लूजन दे देता है कि भाई 4s वाले की एनर्जी आपकी 3d से कम होगी। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो पहले क्या करते हैं, 4s वाले ऑर्बिटल में फिल करते हैं, एंड उसके बाद फिर हम 3d पे स्विच करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा एग्जांपल जैसे इन्होंने दिया है, 6s इज लेस देन 5d, तो ऐसे ही सेम केस आपका 6s और 5d के केस में होता है। ठीक है, उसी तरीके का एक और एग्जांपल है 4f इज लेस देन 6p। तो ये तीन एग्जांपल जो है प्लीज इनको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या है आपसे सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो आपको चार ऑप्शन दे दिए, 4s दे दिया, 3d दे दिया, 4p दे दिया, ये ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिए, और पूछा कि भाई इनमें से कौन से वाले ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी या सबसे कम होगी। तो वैसे आप अगर कन्वेंशनल रीजन लगाओगे तो कुछ और आंसर आ रहा होगा, लेकिन साथ में अगर इनका भी हम लोग इफेक्ट मान लेंगे, मतलब ये चीज को भी कंसिडर करेंगे, तो हमारा आंसर अलग हो सकता है। तो इसलिए ये जो तीन एग्जाम्पल दिए हैं इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है, सो दैट कि आपको पता रहे कि भाई यहाँ पर एनर्जी का थोड़ा बहुत मिसमैच जो होता है वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। जैसे 4s 3d में हो रहा है, 6s 5d में हो रहा है, 4f 6p में हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, द मेन रीजन फॉर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज ऑफ सबस्टेंस इज द म्यूचुअल रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, जैसे कि 4s की जो एनर्जी है वो 3d से कम हो गई, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल में या एक ही सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनमें आपस में भी क्या हो रहा होता है, रिपल्शन हो रहा होता है। तो ये जो म्यूचुअल रिपल्शन होता है ना, म्यूचुअल रिपल्शन, इसकी वजह से इनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे 4s का 3d से ज्यादा एक्चुअली में होना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 4s में क्या होता है, s वाला जो ऑर्बिटल होता है वो आपका छोटा होता है, एंड s अगर छोटा होता है तो उसमें क्या होगा, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन जब होंगे उसके अंदर, तो वो आपस में रिपल्सिव फोर्सेस लगा रहे होंगे, और वो रिपल्सिव फोर्सेस इतना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कि उसकी एनर्जी हमको 3d से कम करनी पड़ जाती है। ठीक है, उसी तरीके से 3d के ऑर्बिटल होते हैं उनका साइज बड़ा रहेगा s ऑर्बिटल से। ठीक है, क्योंकि s का कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और d वालों का कैसा होता है, लाइक प्लेन में होता है, डम्बल शेप होता है। जैसे 3dx हमने dxy पढ़ा था, dy सेट हो गया, dx सेट हो गया, फिर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो उनकी शेप जो है s ऑर्बिटल से ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए उनको थोड़ा फ्री मूवमेंट करने के लिए स्पेस मिल जाता है। तो वहां रिपल्शन नहीं होता, रिपल्शन नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आराम से वो लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, भाई किसी कमरे में आप लोग बैठे हो एंड अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा बैठा है जो आपका दुश्मन हो, जिससे आपकी लड़ाई हो, तो आप ज्यादातर उसके साथ कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ सकते। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर मान लो मतलब आपके जैसा ही सेम बंदा है, आपको भी गुस्सा बहुत आता है, उसको भी गुस्सा बहुत आता है, लेकिन कमरे में बहुत जगह है, तो एक कोने में आप बैठ जाओगे, एक कोने में वो बंदा बैठ जाएगा, तो यहाँ पर क्या स्पेस आपके पास इतना काफी हो गया कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे। एंड उसके बाद है द ओनली इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम इज द अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं भाई, कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, यहाँ पर जो अट्रैक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास, उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होता है, उसमें होता है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में क्या होता है, बिसाइड द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस देयर आर रिपल्शन टर्म्स बिटवीन एवरी इलेक्ट्रॉन एंड अदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। लेकिन क्या होता है, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि उनमें आपस में रिपल्शन भी होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, दस द स्टेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इज बिकॉज टोटल अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस आर मोर देन रिपल्सिव इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका स्टेबिलिटी रहता है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम वाले केस में, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कोई स्टेबल है तो वो स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो टोटल अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा न्यूक्लियस और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन में, वो आपका ज्यादा होगा रिपल्सिव अट्रैक्शन के। क्योंकि अगर रिपल्सिव अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपके एटम छोड़ के भाग जाएंगे। वही बात हो गई कि लाइक एक स्पे मतलब क्या है कि रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, यानी कि गुस्सा बहुत आ रहा है, एंड उसके बाद स्पेस भी कम है उसी में, तो आप लोग जो है एडजस्ट नहीं कर पाओगे।
तो वही सेम चीज यहाँ पर भी बात हो रही है उसी की। तो इन जनरल द रिपल्सिव अट्रैक्शन इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल विद द इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बाहर वाले जो शेल होते हैं, मतलब आउटर मोस्ट जो शेल्स रहते हैं, वहां पर ये रिपल्सिव इंटरेक्शन का ज्यादा रोल होता है इन कंपैरिजन टू जो इनर शेल होता है। ऑन द अदर हैंड द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज Ze ऑन द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बढ़ेगा आपका अगर यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा प्रोटॉन, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस पे लगेगा। Due to the presence of electron in the inner shell, the electron in the outer shell will not experience the full positive charge of the nucleus. तो क्या होता है इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये मान लो आपका न्यूक्लियस हो गया एंड यहाँ पे एक शेल है, फिर यहाँ पे एक शेल है, फिर यहाँ पे एक शेल है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए एंड उसके बाद यहाँ पे मान लो इस तरीके से आपके ये ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन है और बाहर मान लो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्सेस लगा रहा है, लेकिन ये जो बीच में आपके इलेक्ट्रॉन आ गए, ये वाले ये वाले ये वाले, तो बाहर वाले पर जो ये न्यूक्लियस ने फोर्स लगाना है, वो फोर्स इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा इन लोगों की वजह से, क्योंकि इन लोगों ने भीड़ पहले लगा दी है। तो क्या हो रहा है कि फोर्स इन पे लग जा रहा है। ठीक है, इन्होंने पहले अपनी भीड़ बढ़ा दी, इन पर क्या है, फोर्स पहले लग जा रहा है, तो बाहर वालों को इतना मौका मिल नहीं रहा है। ठीक है, जैसे आप समझ लो कि ये बीच में कोई सेलिब्रिटी खड़ा है एंड सेलिब्रिटी के पास वाले जो लोग खड़े हैं वो उसकी फोटो अच्छे से ले पाएंगे, लेकिन जो दूर खड़े हुए हैं तो उनको इतनी जगह नहीं मिल पाएगी फोटो खींचने के लिए। ठीक है, फोटो खींचने का मतलब कि इंटरेक्शन उनका इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। अगर बीच में कोई शाहरुख खान खड़ा है एंड उसको हाई कहना है, तो भैया लास्ट में जो पीछे की तरफ बंदे खड़े होंगे उसका हाई हेलो सुनाई भी नहीं देगा, लेकिन जो शाहरुख खान को एकदम कवर करके पास में खड़े होंगे वो इजिली इंटरेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ऐसा ही कुछ केस आप समझ सकते हो। ठीक है, तो न्यूक्लियस अभी हमारा क्या सेलिब्रिटी है एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइक आम पब्लिक है एंड उनको क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। तो पूरा पॉजिटिव चार्ज इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ पर इन्होंने भीड़ लगाई है, ये भी तो आप लोगों को पीछे धक्का करेंगे ना, अरे भैया पीछे हटो पीछे हटो, हमें पहले आगे जाने दो, हमें आगे जाने दो, इस टाइप का। ठीक है, तो वही सेम केस यहाँ पर भी होता है। तो उसके बाद है नेक्स्ट, द इफेक्ट विल बी लोअर ड्यू टू पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज शील्डिंग ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल। ठीक है, इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये जो आपका शील्डिंग इफेक्ट होता है बेसिकली है क्या कि बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आपको ध्यान के रखना है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन पे अफेक्टिव चार्ज जो है वो कम हो जाता है। किसकी वजह से कम हो जाता है, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से। लाइक आप इसको सेलिब्रिटी वाले एग्जांपल से याद रखो, बहुत अच्छे से याद रहेगा कि बीच में सेलिब्रिटी खड़ा है, सेलिब्रिटी के आसपास वाले जो लोग होंगे वो उसकी फोटो अच्छे से ले पाएंगे, उससे बातचीत, हाय हेलो ऑटोग्राफ सब कुछ ले लेंगे, लेकिन जो पीछे खड़े हुए लोग होंगे उनको इतनी जगह नहीं मिल पाएगी कि वो आगे आगे सेलिब्रिटी से क्या कर पाए, ऑटोग्राफ ले पाए या उसके साथ फोटो खिंचवा पाए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं कि ये जो अंदर वाले इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है इन्होंने शील्ड कर दिया। किसको शील्ड कर दिया, न्यूक्लियस को शील्ड कर दिया। ठीक है, शील्ड का मतलब क्या होता है, लाइक एक कवर। तो शील्ड कर दिया एंड शील्ड करने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उनको इतना स्पेस नहीं मिल पा रहा कि वो इंटरेक्ट अच्छे से कर पाए या पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है उससे वो जुड़ पाए। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये शील्डिंग इफेक्ट का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो यही आपका शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारा आपका पैराग्राफ ये वाला इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से ये नहीं होता, बस इसको सेलिब्रिटी वाले एग्जांपल से याद रखना, अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो ये आपका हो गया शील्डिंग ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाहर वालों की क्या हो रही है, शील्डिंग हो जा रही है, मतलब वो बच जा रहे हैं, उनको इतना इफेक्टिव चार्ज नहीं मिलता। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर है कि इन द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उनके द्वारा जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को एक्सपीरियंस किया जाता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है उसका जो पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर लगता है, उसे हम अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, ZeFF। ठीक है, तो इसे हम अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो despite the shielding of the outer electron from the nucleus by the inner shell electron, the attractive force experienced by the outer shell electron increases with increase of nuclear charge। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई शील्डिंग तो होती है यहाँ पर आउटर इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट तो आ रहा है,
बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स ये लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कौन से, आउटर शेल जो इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है, वो आपका बढ़ता जाता है विद इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ज्यादा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे आपका अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स द एनर्जी ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑर्बिटल एनर्जी, डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो दूसरी चीज यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखी है कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन है, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आपके डिक्रीज होते हैं विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या लिखता है। ठीक है, वैसे तो आपको ये अच्छे से तब क्लियर होगा जब हम क्या पढ़ रहे होंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी ये बता देता हूँ। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि लाइक हमारे पास इस तरीके से क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास पीरियड्स होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वाले क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, और जो वर्टिकल वाले होते हैं उन्हें हम कॉलम्स या ग्रुप्स कहते हैं। तो आपने एक चीज यहाँ पर ये देखी होगी कि मतलब क्या होता है, आपने एक पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है, पीरियोडिसिटी वाला, तो उसमें आपने एक चीज ये पढ़ी होगी कि भाई हम जब नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि नीचे जाने पे मतलब पीरियोडिक टेबल में जब आप देखोगे तो जब आप किसी भी एक कॉलम या ग्रुप को पकड़ लेते हो तो उसमें क्या है, ऊपर से आप एटम को लोगे एंड नीचे तक जाओगे, तो आप देखोगे हर बार क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे आपका आप एक एक स्टेप नीचे जा रहे होगे तो वहां पे क्या होता है, एक नया शेल जुड़ता जाता है। ठीक है, जैसे मतलब एक प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे ऊपर वाला जो सबसे रो मतलब ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल रो होगा उसमें आपका 1 वाली वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे 1s1 हो गया, 1s2 हो गया, उसके बाद 2 वाली वैल्यू होगी, फिर 3 वाली वैल्यू होगी, फिर 4 वाली वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से होता है, सबसे पहले यहाँ पर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरीके से होता है। तो नीचे जैसे जैसे जाते हो आप, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर एक शेल होगा, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर आपके 2 शेल होंगे। 3 का मतलब क्या है, 3 मतलब n की वैल्यू है तो 3 शेल होंगे। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते रहते हो वैसे वैसे शेल यहाँ पर इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप इधर की साइड में जा रहे होगे, मान लो मैं कहता हूँ कि 3 वाले कॉलम में मैं इस तरीके से 3 वाले ग्रुप में मैं इधर को बढ़ता जा रहा हूँ, तो इधर को बढ़ने पे होता क्या है कि हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, पर्टिकुलरली एक शेल के लिए अगर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर मान लो सबसे पहले आउटर मोस्ट वाला जो था उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर मान लो 2 शेल और हो गए, तीसरा शेल जो था उसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट उसका जब एटम आएगा तो उसमें क्या होगा, बाहर वाले में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एटम जो आएगा यहाँ पे, उसमें बाहर वाले में क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो जब हम हॉरिजॉन्टल में जा रहे होते हैं, यानी कि पीरियड्स में जा रहे होते हैं जब, तो क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते रहते हैं। सेम शेल में ऐड होने का मतलब यह है कि भाई यहाँ पर आपका मतलब जो दूरी है इलेक्ट्रॉन्स की वो आपकी न्यूक्लियस से लगभग लगभग यहाँ पर बराबर रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर जब यहाँ पर बढ़ रहे होते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और यहाँ पर कम होता रहता है जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जो यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है वो आपकी कम होती रहती है विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जब आप एक रिस्पेक्टिव पीरियड में चलते रहोगे तो वहां पर आपका एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका एनर्जी है वो यहाँ पर कम हो रही होगी बिकॉज ऑफ रिपल्शन हो रही है। ठीक है, तो वही चीज है, बाकी जब हम पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। फिर ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ कि इतना आपको क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. और बाकी लोग? Yes, sir. चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बोथ द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इंटरेक्शन डिपेंड अपॉन द शेल एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शन आपकी किस किस पे डिपेंड करेंगे, शेल पे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, शेल पे मतलब नीचे जाते रहोगे तो एक एक शेल ऐड होता रहता है, राइट साइड में जाओगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहता है। और दूसरी चीज है शेप ऑफ द ऑर्बिटल पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन स्फेरिकल शेप्ड एस ऑर्बिटल shields the outer electron from the nucleus more effectively as compared to electrons present in the p orbital। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो s ऑर्बिटल होता है आपका, ठीक है,
वो आउटर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शील्ड करता है, शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर इफेक्टिवली। आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा, ज्यादा शील्ड करेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर इफेक्टिवली एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द पी ऑर्बिटल। यानी कि एस ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो आपका ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू पी ऑर्बिटल। कहने का मतलब ये है कि एस ऑर्बिटल में जो लोग खड़े हुए हैं वो सेलिब्रिटी के मतलब खास लोग हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब वो थोड़े चापलूस टाइप के लोग हैं, तो वो कुछ भी बोलेंगे तो सेलिब्रिटी उनकी बात मान लेगा, इजिली मान लेगा। तो एस ऑर्बिटल की जो यहाँ पर क्षमता है शील्डिंग इफेक्ट लगाने की, या जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर ज्यादा है पी ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। Similarly, electrons present in p orbital shield the outer electron from the nucleus more than the electrons present in the d orbital. उसी तरीके से p orbital का जो है वो यहाँ पर ज्यादा मतलब पावर है as comparison to d orbital, even though all these orbitals are present in the same shell. मतलब ये है, ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस था जिसको हम एक सेलिब्रिटी की तरह कंसीडर कर रहे हैं, और एक शेल हमारा ये रहा, फिर एक शेल ये रहा, मतलब कितने भी आगे जाके शेल हो सकते हैं। अब यहाँ पर मान लो हमारे पास क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉन। अब क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि भाई अंदर जो होते हैं, मान लो मैं ये सेकंड वाला शेल लेता हूँ, n=2 वाला ये शेल मैंने ले लिया जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि इस पर्टिकुलर शेल के अंदर मतलब खड़े तो सब यहाँ पर मतलब इसके बराबर दूरी पर ही है, लेकिन क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा जो आपके ये एस वाले जो ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, एस ऑर्बिटल के अंदर जो यहाँ पर आपके लोग खड़े हैं उनकी लाइक अच्छी जान पहचान है, ठीक है। और यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल वाले लोग खड़े हैं, मतलब पी ऑर्बिटल के अंदर सेम शेल के अंदर जो यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, वहां पे क्या होगा, थोड़ी उनकी पावर कम होगी एज कंपेयर टू एस ऑर्बिटल। और उसके बाद फाइनली यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल वाले हैं, ठीक है जाओ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है अभी डी ऑर्बिटल क्या होगा, यहाँ पे डी ऑर्बिटल वाले लोगों की कम थोड़ी जान पहचान है, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है कि एस ऑर्बिटल वाले ज्यादा शील्ड करेंगे एज कंपेरिजन टू पी ऑर्बिटल वाले, एंड पी ऑर्बिटल से ज्यादा शील्ड कौन करेगा, डी ऑर्बिटल वाले, ठीक है। तो ये इनके शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है। और इसी तरीके से अगर एफ होगा तो एफ का और सबसे कम होगा यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो एस वालों की ज्यादा जान पहचान है, मतलब अगर वो खड़े सेम डिस्टेंस पर ही है, यानी कि सेम प्रिंसिपल लेवल पे खड़े हुए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में सेम शेल में खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एस वालों की ज्यादा जान पहचान है। लाइक चाचा विधायक हमारे वाला सीन आप यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, इनका शील्डिंग इफेक्ट काम करता है। तो उसके बाद है फर्दर विद इन अ शेल ड्यू टू स्फेरिकल शेल ऑफ एस ऑर्बिटल, the s orbital electron spends more time close to the nucleus in comparison to p orbital electron which spends more time in the vicinity of nucleus in comparison to the d orbital। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि एक शेल के अंदर जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो s ऑर्बिटल की आपको शेप पता है क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है, कल ही हमने देखा था। तो यहाँ पर जो s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा टाइम रहते हैं न्यूक्लियस के पास में। It spends more time close to the nucleus in the comparison to p orbital electron which spends more time। मतलब ये कि s वाले ऑर्बिटल ज्यादा समय बिताते हैं, ठीक है, पी वाले इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, और पी वाले आपके ज्यादा समय बिताते हैं डी वाले ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। तो लाइक कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ज्यादा मतलब ऐसे जान पहचान रखता है, जो ज्यादा समय तक रहता है मतलब सेलिब्रिटी के साथ, तो वो उनके खास लोग हो जाते हैं, और जो कम टाइम के लिए रहेगा वो उसके ज्यादा खास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल वाले खास इसलिए बिकॉज ये सबसे ज्यादा समय बिताते हैं न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इन अदर वर्ड्स फॉर अ गिवन शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द z इफेक्टिव एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि z इफेक्टिव आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज करेगा अगर आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर बढ़ेगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर बढ़ने का मतलब है कि l की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, s ऑर्बिटल है या s सबशेल है। l की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर p ऑर्बिटल या p सबशेल है। l की वैल्यू अगर 2 है तो ये आपका d ऑर्बिटल या d सबशेल है। तो जैसे जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंसिपल ये आपका L की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, जो Z इफेक्टिव है वो आपका कम हो जाएगा। अब Z इफेक्टिव हम कम हो क्यों रहा है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो सबसे अच्छा शील्डिंग है वो इसका है, ठीक है, मतलब जो शील्ड सबसे अच्छा कर रहा है वो इसको कर रहा है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर क्या है कि Z इफेक्टिव एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि L की जैसे वैल्यू ज्यादा यहाँ पर बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आगे ये लिखा है कि द S ऑर्बिटल electron will be more tightly bound to the nucleus than p orbital electron which in turn will be better tightly bound by than the, मतलब ये है कि s वाले इलेक्ट्रॉन आपके ज्यादा टाइटली बाउंड रहेंगे न्यूक्लियस से,
और फिर उसके बाद p ऑर्बिटल वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा, मतलब उसके कंपैरिजन में वो कम होंगे, ठीक है, will be more tightly bound to the nucleus than p orbital, which in turn will be better tightly bound than the d orbital electron. मतलब s वाले ज्यादा अच्छे से बाउंड है, फिर p वाले अच्छे से बाउंड है, एंड फिर उसके बाद d वाले अच्छे से बाउंड है. The energy of electron in s orbital will be lower than that of p orbital electron, which will have less energy than that of d orbital electron. तो यहाँ पर क्या होगा कि s वाले अगर अच्छे से बाउंड है यहाँ पे और वो पास भी है, मतलब जो न्यूक्लियस के पास उसकी एनर्जी उतनी कम रहेगी, ठीक है. तो एनर्जी यहाँ पर जो s ऑर्बिटल वालों की होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है, मोर नेगेटिव. एंड उसके बाद यहाँ पर क्या है, देन दैट ऑफ p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद फिर p वाले होंगे, एंड उसके बाद फिर क्या होंगे आपके d वाले d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है. तो since the extent of shielding from the nucleus is different for electrons in different orbital, it leads to the splitting of energy level within the same shell, ठीक है. that is energy of electron in an orbital as mentioned earlier depends upon the values of n and l. तो यहाँ पर जो वही जो हमने चीज पढ़ी थी, जैसे कि 4s की जो एनर्जी है यहाँ पर, 4s वाले की जो एनर्जी वो यहाँ पर 3d से कम है, तो उसी सब के लिए इन सब का ये जो शील्डिंग इफेक्ट का रीजन है वो यही सब है कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये सारी चीजें हो रही है कि यहाँ पर जो मल्टी इलेक्ट्रॉन का एटम का केस जो है यहाँ पर, वहां पर n और l दोनों की वैल्यू पर यहाँ पर डिपेंड करेगा आपका एनर्जी लेवल, ठीक है. तो यहाँ पर यही है कि मतलब l की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा आपका z इफेक्टिव, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो है जो चार्जेस है वो उतने कम लग रहे हैं, क्योंकि अंदर वालों को उन्होंने क्या कर लिया है, टाइटली बाउंड कर दिया, ठीक है. जैसे जैसे एल की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, मतलब कि आप एल की वैल्यू को अगर बढ़ा रहे हो सेम उसके लिए, मतलब सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, तो यहां पर बेसिकली होने क्या वाला है, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए अगर आप एल की वैल्यू को बढ़ाओगे तो यहाँ पर मतलब ये है कि एस ऑर्बिटल को सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड कर रखा होगा, क्योंकि वो क्या है, न्यूक्लियस के बहुत खास है, एंड उसके बाद फिर पी ऑर्बिटल को, एंड फिर उसके बाद डी ऑर्बिटल को. तो होगा क्या इससे कि एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर इस तरीके का ऑर्डर रहेगा कि एस वाले ज्यादा टाइटली बाउंड रहेंगे, फिर पी वाले, फिर डी वाले, एंड उसके बाद यहाँ पर जो बाहर वाले होंगे उन पर क्या लग रहा होगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम हो जाएगा, ठीक है. तो फिर यही सब आपका रीजन रहता है किसके पीछे, जो यहाँ पर एनर्जी लेवल का चेंज आता है. तो इसीलिए क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में एन और एल इन दोनों की वैल्यू पे यहाँ पर क्या डिपेंड करेगा, आपका एनर्जी लेवल डिपेंड करेगा. So mathematically, the dependence of energies of the orbital of n and l are quite complicated, but one simple rule is that the lower the value of n plus l for an orbital, the lower is its energy. If two orbitals have the same value of n plus l, the orbital with the lower value of n will have the same lower energy, ठीक है. तो ये रूल आप याद कर लो, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्होंने मतलब ये है कि इन सब चीजों का एक फाइनल आउटकम आपको यहाँ पर समराइज करके दे दिया है, ठीक है. फाइनल आउटकम जो है यहाँ पर आपको ये समराइज करके दे दिया. ये कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे हमारे पास 4s और 3d ये हम लेते हैं, ठीक है. तो ये जब हम लेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू निकालनी. अगर मैं इसके केस में n प्लस एल की वैल्यू निकालता हूँ तो n प्लस एल का मतलब क्या है, n मेरा 4 हो गया और l यहाँ पर कितना है, 0 है. एस ऑर्बिटल के लिए कितना होता है, 0. तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 4 होगी. और उसी तरीके से अगर 3d के लिए मैं n प्लस एल की वैल्यू निकालूंगा तो 3 करूंगा, और s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2, तो ये मैं 2 ऐड कर दूंगा, तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया. तो यहाँ पर आप देख सकते हो n प्लस एल की वैल्यू इस वाले केस में ज्यादा ही है, इस वजह से यहाँ पर 3d ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल होता है वो 4s से ज्यादा होता है, ठीक है. और ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो दो ऑर्बिटल की सेम वैल्यू आ जाती है n प्लस एल की, अगर मान लो मैं कोई भी दो ऑर्बिटल लेता, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 4s ले लिया, ठीक है, और दूसरा वाला जो है मैंने ले लिया 3p ले लिया. अब 4s के लिए अगर आप n प्लस एल निकालोगे तो 4 प्लस 0 होगा, कितना हो गया, 4 हो गया. और 3p के लिए अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस p के लिए कितना होता है, 1, ये भी 4 हो गया. अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है तो यहाँ पर n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसका एनर्जी लेवल कम होगा, यानी कि n की वैल्यू किस में कम है, 3p में कम है, ठीक है. तो इसका एनर्जी लेवल कम होगा, यानी कि 4s की एनर्जी जो है वो 3p से ज्यादा होगी. ये आपका यहाँ पर सिंपल सा रूल है जो काम करता है, ठीक है. तो अब ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे 10 बजे से, ठीक है. तो ये रूल जो है वो नोट डाउन कर लेना या हाईलाइट कर लेना इस रूल को, n प्लस एल वाला रूल.